दोस्तों, लाइफ में कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए, लेकिन लोग करते रहते हैं। भरोसा करते हैं जहाँ पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कीमत लगाते हैं जहाँ पे कीमत नहीं लगाना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग समझते हैं कि ये काम अच्छे हैं, और अक्लमंद लोग, वेल मीनिंग लोग, विद्वान लोगों से आप पूछोगे तो वो कहेंगे हाँ ये काम अच्छे हैं, ये काम करने जैसा है। लेकिन वो काम करने जैसा नहीं होता है, वो काम न करने जैसा होता है। तो एक बहुत बड़ा ऐसा काम है वसीयत बनाना, विल, टू मेक अ विल। वसीयत नहीं बनाना चाहिए। लेट मी बी वेरी क्लियर, क्योंकि आप इस बात को शायद सुन के चौंक जाओगे। अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है जिसके पास प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, रनिंग बिजनेस है, घर है, ऑफिस है, ज़मीन है, संपत्ति है, और उसके पास बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, बीवी हैं, और उनमें वो प्रॉपर्टी बांटना चाहता हो अपने जीते जी। वो अगर सोच रहा होगा कि ये बिज़नेस जो है, ये मेरा फैक्ट्री जो है, मैं मेरे बड़े बेटे को दे दूंगा, और जो दूसरा जो बिज़नेस है रेंटल प्रॉपर्टीज़ का, वो छोटे बेटे को दे दूंगा, वही अभी तक वही संभाल रहा है, और जो सोने के कड़े कंगन हैं वो मैं अपनी बेटी को दे दूंगा, और दूसरे नेकलेसेस जो हैं वो बहू को दे दूंगा। ये टाइप का लॉजिक होता है ना। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो किसी को दे दूंगा, मेरी वाइफ को दे दूंगा, या इस तरह से डिवाइड करूंगा, घर के प्रॉपर्टी को इस तरह से डिवाइड करूंगा, ऑफिस प्रॉपर्टी को इस तरह से डिवाइड करूंगा। ये टाइप का जो लॉजिक होता है ना, ये लॉजिक बहुत ही बारीक है, और बारीक ही नहीं, बहुत ही डेंजरस है। यानी ये काम करने जैसा नहीं है, क्योंकि इसके दो कारण हैं। बूढ़े बुजुर्गों के पास, उनको पता नहीं होता है, लेकिन उनके पास एक्चुअल में एक ही मिलकत है, एक ही एसेट है। उनका एसेट है पीस ऑफ माइंड। उनका एसेट ये है कि मन की शांति है। अगर किसी के पास मन की शांति है तो वो उनका इकलौता एसेट है, और कोई भी प्रॉपर्टी उनका एक्चुअल में प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जब वो गुजर जाएंगे वो प्रॉपर्टी उनके हाथ से चला जाएगा, और वो उस प्रॉपर्टी को जिधर जाना है उधर जाने वाला है। लेकिन उस बूढ़े बुजुर्ग का, या उस कपल का, बूढ़े कपल का जो पीस ऑफ माइंड है, जो मन की शांति है, वो मन की शांति अगर कहीं चली जाती है ना, वो लौट कर नहीं आएगी। और जब तक ये लोग जिंदा हैं परेशान होते रहेंगे, हैरान होते रहेंगे, झगड़े में उलझे हुए रहेंगे। वसीयत करने के बारे में सोचना भी मत, डिस्कस कभी मत करना। किसी के सामने ये बात रखना भी मत कि मैं इस तरह से प्रॉपर्टी बांटूंगा, और गुप्त राज बना के भी प्रॉपर्टी बांटने का सोचना भी मत जब तक आप जीवित हो। और मैं तो ये तक कहूँगा कि लिखना भी मत कहीं पे कि इस तरह से मेरे जाने के बाद प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, इतना हिस्सा मेरे बेटे को दिया जाए, इतना हिस्सा मेरी बेटी को दिया जाए। इस तरह से सोचना भी मत। आप कहोगे क्या बात है क्रिश, आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है क्या? नहीं, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, और मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, और मैं तो पूरा कोशिश करूँगा कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो भी नहीं। ऐसा क्यों? लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों है। देखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज़ करो, और जिन लोगों का हो रहा होगा ना, जो लोग परेशान ऑलरेडी हैं, कुछ लोगों से मुझे फ़ोन कॉल्स वगैरह आते हैं, जो लोग ऑलरेडी परेशान हैं ना, वो कहीं जाके रो भी नहीं सकते हैं, किसी को अपनी बात कह भी नहीं सकते हैं, किसी से लड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि किससे लड़ोगे आप?
लेट अस एक अज्यूम करते हैं, एक इमेजिनरी सिचुएशन, एक इमेजिनरी फैमिली के बारे में सोचते हैं। एक इंसान है जिसका नाम है राजेश अग्रवाल और उसकी वाइफ है रजनी अग्रवाल। राजेश अग्रवाल और रजनी अग्रवाल के पास 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। एक बेटा यूएस में रहता है, वो सब कुछ यूएस में कमा रहा है, अच्छी कमाई है, ही इज़ लिविंग वेल, ही इज़ नॉट बॉदर्ड विथ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया। वो कुछ भी नहीं करता है इंडिया में, उसको इंडिया में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो एक बेटा है और वो अपने आप को फैमिली के प्रॉपर्टी में हकदार मानता है। वो भी मानता है, उसकी वाइफ भी मानती है। उसके 2 और बेटे हैं जो इंडिया में रहते हैं, राकेश अग्रवाल और उसके वाइफ, राजेश अग्रवाल और उसकी वाइफ, या जो भी है, राजेश गुप्ता एंड हिज वाइफ के साथ। अब ये जो 2 बेटे हैं, एक बेटा फैक्ट्री संभालता है। फैक्ट्री में पिताजी भी जाके बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, बेटा और बाप बेटा दोनों साथ में बैठते हैं। फैक्ट्री से जो रेवेन्यूज़ आते हैं, जो इनकम आते हैं, उससे घर चलता है, दोनों का घर चलता है, बड़ा सा घर है, एवरीबडी इज़ हैप्पी। थोड़े और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ रेंटल पे दिया जाता है। ये सारे प्रॉपर्टीज़ दूसरे नंबर का बेटा संभाल रहा है। दूसरे नंबर का बेटा ऑफिस प्रॉपर्टीज़ को रेंटल पे देता है, रेंटल कमा रहा है, खुश है, सुखी है, ही हैज़ एन इंडिपेंडेंट इनकम, उसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके हाथ में प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ सारे पिताजी के नाम पर ही हैं, यानी राजेश गुप्ता के नाम पर ही हैं। और उनकी जो पत्नी है रजनी गुप्ता, इनके पास ज्वेलरी है, लेट अस से 100, 125, 150 ग्राम सोना है, कड़े, कंगन, नेकलेस टाइप के हैं। और ये दोनों के नाम पे थोड़े म्यूचुअल फंड्स, थोड़े फिक्स डिपॉजिट्स, ये सब हैं। अब एक दिन इनको लगता है, हस्बैंड एंड वाइफ को लगता है कि हमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि हम कब तक रहेंगे, ये जिम्मेदारी है हमारी, और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, बेटों में और बेटियों में भी। 2 बेटियां हैं उनमें भी, और बहुएं हैं उनमें भी। ज्वेलरी वगैरह बहुओं में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बेटियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे थोड़े। ये टाइप का सब वो डिस्कस करते हैं, वो सोचते हैं। झगड़ा यहीं से शुरू होता है और उनका जो लाइफ है अब तक जो शांति से चल रहा है, फैक्ट्री जा रहे हैं, बेटे आपस में मिलते हैं, दिवाली, होली सब साथ में मनाते हैं, सब कुछ सही चल रहा है। साथ में बैठ के हर साल बापूजी का सालगिरह मनाते हैं, माताजी के सालगिरह मनाते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जिस दिन बापूजी कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि फैक्ट्री जो है वो मैं बड़े बेटे को दे दूंगा, क्योंकि वही तो संभाल रहा है फैक्ट्री, और रेंटल एसेट्स जो हैं, जो प्रॉपर्टीज़ को रेंट पे डालना है, वो सारे छोटे बेटे को दे दूंगा, और वो जो यूएस में बैठा हुआ है उसको मैं गांव का ज़मीन जायदाद दे दूंगा। जैसे ही उसने ये सोचा, झगड़ा पड़ेगा उनके बीच में, भयानक झगड़ा हो जाएगा। ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि हालांकि वो लोग एसेट्स को एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना एसेट्स एंजॉय कर रहे हैं, सब लोगों के पास ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए सब कुछ है, लेकिन उनके बीच में लालच जाग जाएगी। अब ये बच्चों के बीच में लालच शुरू हो जाएगी। लालच मतलब ऐसे, फैक्ट्री प्रॉपर्टीज़ का कीमत क्या है, फैक्ट्री प्रॉपर्टीज़ कितने करोड़ों का है,
फैक्ट्री प्रॉपर्टीज़ 10 करोड़ का है। घर का कीमत क्या है? 4 करोड़ का है। रेंटल प्रॉपर्टीज़ का कीमत क्या है? तो रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो ऑफिस प्रॉपर्टीज़ हैं वो 2 करोड़ का है। तो 2 करोड़ के रेंटल प्रॉपर्टीज़ सिर्फ बेटे को, छोटे बेटे को जाएगा और बड़े बेटे को 10 करोड़ का फैक्ट्री? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। छोटे बेटे को फैक्ट्री में हिस्सा चाहिए। फैक्ट्री में हिस्सा चाहिए तो अब फैक्ट्री को कैसे काटा जाए, कैसे तोड़ा जाए, किस तरह से उसको हिस्सेदार बनाया जाए? नहीं, मुझे पार्टनर बना लो, मुझे पार्टनरशिप दे दो फैक्ट्री में। लेकिन पार्टनरशिप कैसे दे सकते हैं? क्योंकि जैसे ही छोटे बेटे को उसमें पार्टनर बनाओगे वो उसमें दखल देगा, और हो सकता है दखल दे के वो फैक्ट्री के काम को क्रैश कर देगा, क्योंकि उसको फैक्ट्री का काम आता नहीं है। तो उसको फैक्ट्री में पार्टनर कैसे बनाया जाए, क्यों बनाया जाए? नहीं बनाना चाहिए। लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे फैक्ट्री, आप फैक्ट्री बेच दो लेकिन मुझे दो, मुझे 5 करोड़ चाहिए। और रेंटल प्रॉपर्टीज़, हाँ रेंटल प्रॉपर्टीज़ 4 करोड़ के हैं, दे दो, उनमें से 2 करोड़ बड़े बड़े भैया को दे दो। अब जो यूएस में बैठा हुआ लड़का है, खुश है, कमा रहा है, डॉलर्स में कमा रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही, सुखी समृद्ध है, उसके पास हर चीज़ है, लेकिन वो कहता है अच्छा मेरे लिए सिर्फ गांव का घर। अब गांव के घर को मैं क्या करूँगा? गांव की ज़मीन को मैं क्या करूँगा? गांव की ज़मीन का कीमत निकाला जाता है, पता चलता है कि वो 3 करोड़ का है। पिताजी कहते हैं हाँ बेटा, लेकिन ये बहुत जल्दी अप्रिशिएट होने वाला है। हो सकता है 4-5 साल में ये 3 करोड़ का जो ज़मीन है वो 20 करोड़ का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन आ रहा है और बाजू में से एक हाईवे निकल रहा है, और जैसे ही वो हाईवे कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारा जो ज़मीन है वो 20 करोड़ का हो जाएगा। अब इसको लेके झगड़ा नहीं। 20 करोड़ का ज़मीन आप बड़े ये यूएस वाले बेटे को क्यों दे रहे हो? अच्छा, अब बहनें भी हैं। बहनें कहती हैं जेवरात जितने भी हैं, जो भी हैं, जो आप दे रहे हो वो ज़्यादा नहीं है, हमको ज़्यादा चाहिए। आप हमको 20-20 लाख, 40-40 लाख का ये करके दे रहे हो, वी वांट मोर। जैसे ही ये डिस्कशन शुरू होता है, घर का सुख, शांति, प्यार, मोहब्बत सब खत्म। और ये एक ऐसा जिन्न है जो बाटली में से बाहर निकलता है तो वापस बाटली के अंदर जाएगा नहीं। अगर पिताजी कहते हैं छोड़ो यार, मैं बंटवारा नहीं करूँगा, मैं वसीयत नहीं लिखूँगा, मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, तो आपको क्या लगता है शांति दोबारा से कायम हो जाएगी? सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब बाटली में से जिन्न निकल चुका है। अब सबके मन में लालच जाग चुका है। अब गॉसिप करना, आपस में गॉसिप करना, मियाँ बीवी का साथ में बैठ के गॉसिप करना शुरू हो गया है। सभी घरों में गॉसिप। अमेरिका वाले बेटे की वाइफ कहती हैं तुम्हारे पिताजी को तुम कभी भी पसंद ही नहीं थे। उनके साथ में जो फैक्ट्री वाला लड़का है ना, वो जो फैक्ट्री जाता है उनके साथ, वो उनके कान भर रहा है, उन्हीं के साथ बैठ के कान भर रहा है। ये टाइप का गॉसिप। और ये फैक्ट्री वाले लड़का, वह जिसको जो पिताजी के साथ में फैक्ट्री में जाता है, उसकी पत्नी कहती है देखो वो यूएस में बैठे हुए को कैसे आपके पिताजी फेवर करने निकले थे। ये फैक्ट्री 10 करोड़ की है, लेकिन गांव की ज़मीन जब हाईवे आ जाएगा 20 करोड़, 30 करोड़, चल पता नहीं, अनगिनत करोड़ों का एसेट हो जाएगा। तो पिताजी वो एसेट किसको देना चाहते हैं? यूएस वाले को, और यूएस वाले के पास सब कुछ है ऑलरेडी, उसको देना चाहते थे। बात क्या है भाई? तो सब लोग ये बापूजी और माताजी से नाराज़, और फिर माताजी को अलग लेके साथ में बैठा के बेटियां कहने लगती हैं ये कौन सा न्याय है, हमको क्या दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो। वो फिर बापूजी के पास आते हैं, भाई आप क्या कर रहे हो,
क्या सोचा है, ऐसे कैसे कर सकते हो, आप गलत सोच रहे हो, आपने जो भी कैलकुलेशन किया है वो गलत है, ऐसे मत करो, ये गलत सोच रहे हो, कैसे कर सकते हो। फिर पक्ष लेना शुरू हो जाएगा। माँ बेटियों का पक्ष ले लेंगी, बेटियों के यहाँ जाके रुकेंगी, और ये पिताजी अकेले पड़ जाते हैं। अब बड़ा बेटा भी उनसे नाराज़ है, घर में अबोला चलता है, बहू बात नहीं करती है ठीक से, सीधे मुंह बात नहीं करती है। बच्चे लोगों में भी फैल जाता है, ग्रैंड चिल्ड्रन में भी फैल जाता है। बापूजी यूएस वाले चाचा को ज़्यादा फेवर करते हैं, वो भी अब सीधे मुंह बात नहीं करते। यानी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब इसका ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन है? मैं कहता हूँ कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लालच को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। एक बार अगर लालच जाग जाए ना किसी भी इंसान के मन में, तो फिर उस लालच को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। और हर एक इंसान का एक अलग लॉजिक होगा। कोई कहेगा कि वो गांव वाले प्रॉपर्टी का ज़्यादा कीमत है, कोई कहेगा वो गांव वाले प्रॉपर्टी का कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उस गांव वाले ज़मीन को, उस गांव वाले घर को सिक्योरिटी देना पड़ता है, उसको उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। यूएस वाला लड़का क्या सुरक्षा करेगा? वो वहाँ पे पहुँचेगा कैसे? वो कब आएगा? वो 2 साल 3 साल में एक बार आता है। वो क्या उसकी सुरक्षा करेगा? हमें देना चाहिए था, इधर वाले बेटे को देना चाहिए था। देयर इज़ नो सोल्यूशन, देयर इज़ नेवर अ सोल्यूशन। मेरे डैड ने कुछ साल पहले मुझे एक किस्सा सुनाया था। मैं और मेरी मॉम और डैड कहीं जा रहे थे कार में, और उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया था जो एक्चुअली हो रहा था उनके फ्रेंड के घर में। और वो घर टूट गया था ऑलरेडी। उन्होंने किस तरह से वो घर जिस तरह से टूटा उसके बारे में मुझे बता रहे थे। तो डैड ने बताया कि ऐसे हुआ कि अब ये फ्रेंड का नाम मैं रवि देता हूँ। रवि और उसकी वाइफ अपने और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। रवि और उसकी वाइफ अपने ही घर में रह रहे थे, अपने बेटे और बहू के साथ। बेटी शादीशुदा कहीं और रह रही थी, शायद नवी मुंबई या ऐसे कहीं, और ये लोग मुंबई में रह रहे थे। अब एक दिन पिताजी को लगा कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देना चाहिए, अपने नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा करना चाहिए। और सुलझे हुए इंसान थे, मॉडर्न सोच के इंसान थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो घर है ना, ये घर में मेरी बेटी का भी हिस्सा है। जिस घर में हम रह रहे हैं उसमें मेरी बेटी भी हिस्सेदार है, हालांकि वो शादीशुदा है। मैं चाहता हूँ कि एक हिस्सा 1/2 बेटी को जाए और एक हिस्सा बेटे को जाए। वहाँ से हो गया प्रॉब्लम, क्योंकि ये लोग बेटा और बहू के साथ रह रहे थे। बहू रूठ गई, वो बोली अच्छा हम लोग यहाँ आपकी सेवा कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रगड़ रहे हैं, बेटी शादीशुदा है, उसको अपने हस्बैंड के साइड से मिलेगा, और आप कहते हो कि इस घर को बेच के आप उधर हिस्सा देना चाहते हो। चलो एक काम करते हैं, हम लोग अलग चले जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई वैल्यू नहीं है। तो उसने हस्बैंड को चढ़ाया और बेटा और बहू चले गए कहीं और रहने, रेंटल हाउस में। वो बोले अब हमारी यहाँ कोई कीमत नहीं है, तो जिधर हमारी कीमत नहीं है हम नहीं रहेंगे। वो चले गए। वाइफ ने भी उनका पक्ष ले लिया। वाइफ ने कहा नहीं, ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हो कि बेटी को कोई घर में हिस्सेदारी होना चाहिए। तो वो भी छोड़ के चली गई बेटे के साथ रहने। तो बेटा और बहू के साथ वाइफ भी चली गई।
अब ये बूढ़ा अकेला अपने घर में, बेटी आ नहीं सकती, जो भी सपोर्ट देती है दूर से दे रही है, लेकिन शादीशुदा बेटी अपना घर छोड़ के आएगी नहीं। तो ये बूढ़ा अकेला अपने घर को चला रहा है, किसी तरह से टिफ़िन खा रहा है, बाहर से टिफ़िन मंगा के खा रहा है, किसी तरह से सर्वेंट्स के सहारे जी रहा है। इस हालत में पहुंच गया था। तब मेरे डैड ने कहा कि देखो किस तरह से लोग सिर्फ बातें करके, अब यहाँ पे बंटवारा होने की बात हो रही थी, बंटवारा हुआ नहीं था, सिर्फ एक बात थी, सिर्फ एक डिस्कशन था। और देखो क्या हो गया, एक अच्छा यानी सुखी परिवार किस तरह से टूट गया। ये मेरे डैड ने मुझे समझाया और इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई। अब मैं तो ओनली सन हूँ, इसलिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे भाई कोई नहीं है, तो कोई बंटवारा का चांस ही नहीं था। भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन मेरे पास बेटा भी है, बेटी भी है और पत्नी भी है। मतलब ये लॉजिक अगर मैं चलाऊं अपने घर में तो पूरी संभावना है। यानी घर में कोई भी महात्मा साधु नहीं रहते हैं ना, इंसान ही तो रहते हैं, और इंसानों का लॉजिक तो इंसान वाला ही लॉजिक रहता है ना। तो ये टाइप का दुस्साहस नहीं करना चाहिए, ये दुस्साहस है। अब आप कहोगे हाँ लेकिन कृष, किसी के जाने के बाद क्या होगा, कोई मर जाएगा उसके बाद क्या होगा? तो उसका जवाब ये होता है, जब कोई मर जाता है वो रहता नहीं है सफ़र करने के लिए। तब जिस तरह से वो दो पार्टीज़ आपस में झगड़ा करके या शांतिमय तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व कर लेने दो। कोर्ट में जाके सॉल्व करने दो, या आपस में बात करके सॉल्व करने दो, या मीडिएटर को रख के सॉल्व करने दो, समझ बूझ के सॉल्व करने दो, या लड़ झगड़ के सॉल्व करने दो। जैसे उनसे होता है उन्हीं को सॉल्व करने दो। ये प्रॉब्लम उनका है, उन्हीं को सॉल्व करने दो। आप अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे तो आपका शांति भंग हो जाएगा और आपका उनके साथ अनबन हो जाएगा। आपका कोई क्या कहते हैं स्पेशल पावर नहीं है, आप जज नहीं हो। जज वाला काम करने मत जाओ। आप एक इंसान हो, नॉर्मल इंसान हो, और परिवार के सदस्यों के बीच में न्याय देना, ये क्योंकि ये न्याय देने वाली बात है ना। किसी तरह से परिवार के सदस्यों, अलग अलग सदस्यों के बीच में प्रॉपर्टी को बांटना है, मतलब न्याय देने की बात आ जाती है। आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच में न्यायाधीश बनोगे एक तरह से? कैसे बन सकते हो? क्योंकि आप उन्हीं परिवार के उन्हीं सदस्यों पर आधारित हो। आपकी सुखी ज़िंदगी, आप अगर बूढ़े बुज़ुर्ग हो, आप उनके ऊपर कई तरीके से डिपेंडेंट हो। आपकी सुखी ज़िंदगी उनके ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे आप उनको न्याय दे सकते हो? आप नहीं दे सकते हो। यू कैनॉट गिव जस्टिस टू योर फैमिली मेम्बर्स। ये हो ही नहीं सकता है, ये होने वाला काम ही नहीं है। लोग कहते हैं हाँ लेकिन अगर ये नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। ये करोगे तो भी प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई वसीयत लिख के चला जाता है, वसीयत लिख के मर जाता है। अब सोचो, वसीयत लिखने के बाद जो इंसान मरता है, उस वसीयत को कोई भी चैलेंज भी कर भी सकता है ना। बेटा या बेटी कोई भी तो चैलेंज कर सकता है, या ग्रैंड चिल्ड्रन चैलेंज तो कर सकते हैं, वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। मुश्किल है लेकिन फिर भी कर सकते हैं, झगड़ सकते हैं। घर बेचना होता है, एसेट्स प्रॉपर्टीज़ बेचने होते हैं,
सबके सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, तो सिग्नेचर देने से मना कर देंगे, वो सेल अटक जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स तो कोई भी खड़ा कर सकता है। खड़े करने के कई सारे तरीके हैं प्रॉब्लम करने के। वसीहत के होते हुए, यानी विल के होते हुए भी प्रॉब्लम खड़ा करने वाले को प्रॉब्लम खड़े करने के कई सारे तरीके हैं, वो खड़े कर सकते हैं। वो क्लेमेंट्स हैं, लीगल नोटिस भेज देंगे, झूठा केस लगा देंगे, झूठा केस लगा के 20 साल खींच लेंगे। करने के कई सारे तरीके हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जीते जी इस झंझट में क्यों पड़ते हो? मत पढ़ो। अब ऑब्वियसली ये जो मैं कह रहा हूँ, एक खुदगर्जी का मैसेज दे रहा हूँ कि बूढ़े बुज़ुर्गों को खुदगर्ज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। खुदगर्ज इस मामले में, खुदगर्ज सेल्फ सेंटर्ड, मैं तो स्वकेंद्रित कहूँगा, सेल्फ सेंटर्ड, अपने अंदर केंद्रित, अपने आप में केंद्रित बिल्कुल ही होना चाहिए हर बुज़ुर्ग को, वेदर मैन और वुमन। ये प्रॉब्लम जो आता है प्रॉपर्टी का, ये गुत्थी है या एक रिडल है, इट्स अ रिडल। ये रिडल, ये पहेली को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। रिडल को सॉल्व करने का दुस्साहस मत करो, क्योंकि रिडल, ये पहेली को जो इंसान एक बार खड़ा कर देता है, वो फिर अपने सारे रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, घर में आना जाना, नॉर्मल डे टू डे बात करना, वो सब खराब कर सकता है। सब कुछ खराब हो सकता है। सिर्फ उस जिन को बाटली में से निकाल के सब कुछ खराब कर सकता है। तो ये जो जिन है ना, आप जिन समझते हो ना, वो जो चीज़ भूत की तरह है जो बाटली में बंद रहता है, उसको बाटली में पड़े रहने दो। उस बाटली को कभी मत खोलो। और कोई आपको उकसाए, बेटा उकसाएगा, बेटी उकसाएगी, पत्नी उकसाएगी, उनके उकसाने में मत आना। कभी लगेगा ये क्या है यार, चिड़चिड़ करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, पिताजी आप ये किसके लिए छोड़ोगे, वो ये दुकान किसके नाम पे छोड़ोगे, म्यूचुअल फंड्स किसके नाम पे छोड़ोगे, ये टाइप का लगा रहता होगा। चर्चा करने वाली चीज़ नहीं है। कोई कहेगा वसीयत बना दो लेकिन गुप्त राज रखो। वसीयत बना के कीप इट अ सीक्रेट। मैं कहता हूँ वो सीक्रेट, वो गुप्त राज का बोझ जो है, वो आपके दिल के अंदर पत्थर की तरह रहेगा। कोई ऐसा गुप्त राज मत बनाओ जिसको संभालना पड़े, क्योंकि सोते जागते आपके दिमाग में यही रहेगा कि मैं अपने परिवार से एक राज रख रहा हूँ, एक सीक्रेट रख रहा हूँ। मैंने एक फ़ैसला कर लिया है कि किसको ज़मीन मिलेगी, किसको घर मिलेगा, किसको कितने या फैक्ट्रीज़ में हिस्सा मिलेगा या कंपनीज़ में हिस्सा मिलेगा, शेयर्स मिलेंगे। मैंने सोच लिया है लेकिन मैं अब किसी को नहीं बताऊंगा। ये टाइप का जो राज है ना, सीक्रेट, उसका जो बोझ है, वो बोझ आपको परेशान करके रख देगा, आपका खाना पीना खराब करके रख देगा। आप नहीं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आप जी नहीं पाओगे उस बोझ को लेके। इसलिए ऐसा बोझ खड़ा ही मत करो। इसके बारे में सोचना ही व्यर्थ है। ये डिस्कस ही मत करो, ये छोड़ ही दो, जाने दो। ऐसे सोचो कि जब तक आप हो तब तक सब कुछ सही चलेगा। आपके जाने के बाद इट इज़ नॉट योर फकिंग प्रॉब्लम। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी और का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उन्हीं को सॉल्व कर लेने दो। अगर प्यार मोहब्बत से करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड ऑन देम। उम्मीद है कि वो प्यार मोहब्बत से ही करेंगे, लेकिन जैसे भी करेंगे सॉल्व उन्हीं को करना है, उनको कर लेने दो।
अल्टीमेटली माल मिल्कत धन दौलत एक नदी है, नदी का पानी है। नदी का पानी कहीं ना कहीं बह के जाएगा। आप उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कंट्रोल करने का दुस्साहस मत करो। उसके बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो। उसको कंट्रोल करने का और अपने 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 जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स के बीच में कंपेयर करना, उनकी ज़रूरतों को कंपेयर करना, रिश्तों के ऊपर एक कीमत रखना, रिश्तों का कीमत लगाना कि ये मेरा बेटा मेरे साथ ही रहता है, मुझे बहुत हेल्प करता है, उसको थोड़ा और दूं, उसको फेवर करूं, वो मेरी बेटी है, मुझसे बहुत प्यार करती है, पहले उसने बहुत मुझे हेल्प किया था, जब भी हम बीमार हुए थे वही आती है हमारी देखभाल के लिए। इस तरह से आपको बहुत टेम्पटेशन होगा कि हम रिश्तों का कीमत लगाएं, लेकिन रिश्तों का कीमत मत लगाओ, या किसी चीज़ को रिवॉर्ड देने की दुस्साहस मत करो। पनिशमेंट करने का भी मूड आएगा कभी कभी कि ये लड़का बहुत मुफट है, कभी भी कोऑपरेट नहीं किया, ज़िंदगी भर में मुझे परेशान किया है, हमेशा मनमानी किया, अपने जो चाहता था वही किया है, उसके लिए कम छोड़ता हूँ या कुछ नहीं छोड़ता हूँ, ये टाइप के भी विचार आते हैं। नथिंग, कुछ भी मत करो, एक उंगली मत उठाओ, न किसी को देने के लिए, न किसी को इनाम देने के लिए, न किसी को सज़ा देने के लिए, न किसी के ज़रूरतों को क्या कहते हैं, मूल्यांकन करने के लिए, टू वे एंड टू एनालाइज एंड उसका वज़न कि इसकी ज़रूरत कितनी है, उसकी ज़रूरत कितनी है, बेटी का हक क्या है, बेटे का हक क्या है। जो भी हक है कानून को डिसाइड कर लेने दो, उन्हीं को डिसाइड कर लेने दो, बाद में उनको फोड़ लेने दो, आप इसमें मत पड़ो। ये मेरी राय है। एंड ऑफ कोर्स मैं जो कहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इससे डिसएग्री करेंगे। करीब करीब वकील तो 100% डिसएग्री करेंगे ही करेंगे, लेकिन वकीलों की कमाई इसी में है कि लोगों में अशांति बनी रहे। जब लोगों में अशांति बनती है, अशांति होती है, झगड़े होते हैं, तब उनका कमाई होता है। तो वकीलों की बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास मत करना। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर, फिर मिलेंगे।